20 भर्ती हो, चाहे साथी 49,568 भर्ती हो, या 60,244 का, या फिर साथी री एग्जाम। आपने अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन। और ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप ऊपर ऊपर से पढ़ते फिर दिक्कत होती है। आज मैं साथी इसका एक ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा, इसका एक ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि आप मुझसे कहोगे भैया कैसा पोस्टमार्टम किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में पहली बार, भारत में, और मेरे साथ साथ याद करते चलना, भारत में पहली बार, या ये कह सकते हो प्रथम बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू। तो कहोगे कि जीएसटी भारत में फर्स्ट टाइम कब आया? जीएसटी भारत में फर्स्ट टाइम कब आया? 1 जुलाई 2017। और साथ ही अभी जो इसका जीएसटी 2.0, जिसको नेक्स्ट जेन जीएसटी भी कह सकते हैं, या साथ ही जीएसटी में सुधार के बाद, जीएसटी में सुधार के बाद जो जीएसटी 2.0 है, ये कब से लागू हुआ? 22 सितंबर 2025 से। ये कब से लागू हुआ? 22 सितंबर 2025 से। तो फटाफट से बताइए, वे जीएसटी 1.0 या जीएसटी पहली बार भारत में कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। भारत में जीएसटी 2.0 या भारत में नेक्स्ट जेन जीएसटी कब से लागू हुआ? कहोगे मेरे बड़े भैया जीएसटी 2.0 ये 22 सितंबर 2025, जीएसटी 2.0 22 सितंबर 2025। और भारत में पहली बार जीएसटी कब से आया? 1 जुलाई 2017। जीएसटी 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 कह रहे हैं, ये जीएसटी होता क्या है? इसमें आपको साथी 3 शब्द मिले। एक मिले वस्तु, जिसको माल भी कह देते हैं। ये जो अपने आइटम होते हैं, आइटम्स, इनको भैया आइटम कह देते हैं, इनको माल। आइटम मतलब जैसे ये फोन एक आइटम हो गया, ये पेन एक आइटम हो गया, ये बोर्ड एक आइटम हो गया, इसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा हो जाता है साथी सेवा, जिसको सर्विसेज कह देते हैं, जिसको अंग्रेजी में सर्विसेज कह देते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स दूंगा, अगर नोट्स ना बना पाओ तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना, नोट्स ना बना पाओ साथ साथ तो फिक्र मत करना। इसके कंप्लीट सेल्फ स्टडी फॉर्मेट के ऐसे नोट्स दूंगा कि जब उनको पढ़ोगे क्लास लेने के बाद में, तो ऐसा लगेगा कि विवेक सर उन नोट्स से निकलकर हमारे साथ खड़े हो गए। विवेक सर उन नोट्स से निकलकर कहां गए? हमारे बगल में, हमारे साथ आ गए। अगले कुछ घंटे केवल मुझे इस टॉपिक को आज ऐसा करा लेने दो मेरे मन से। मैं तुम्हारे मन से चलूं या मैं अपने मन से चलूं? ईमानदारी से बताओ, इस टॉपिक में मैं किसके मन से चलूं? तुम अंतर कर दोगे। थोड़ा समय तो मैं लूंगा बेटा, मैं वो चीज हूं, चढ़ता देरी से हूं, लेकिन ऐसा नशे के रूप में चढ़ता हूं कि फिर उतरता नहीं है पेपर तक। ये तभी उतरेगा जब तुम वर्दी पहनकर फाइनल मेरिट में तुम्हारा नाम आएगा और तुम ड्यूटी पे जाओगे। तो तुम्हें कैसी तैयारी करनी है? बीच की तैयारी या ट्रेनिंग की तैयारी? ईमानदारी से बताओ कैसी तैयारी चाहिए? मैं तुम्हें वैसे कंटेंट दे दूंगा, मैं तुम्हें वैसे का वैसे कंटेंट। क्योंकि अगर तुम मेरे अनुसार चलेगे ना मेरे करण अर्जुन, तो तुम याद करोगे कोई जीवन में गुरु मिला था। चलो भैया, सेवा। और तीसरी चीज हो जाती है कर या टैक्स। देखिए, आप एक मनुष्य हैं, हम सब मानव हैं। हम अपने जीवन में अनेक इच्छाएं रखते हैं। अनेक इच्छाओं की पूर्ति हम लोग किसके उपभोग या किसके इस्तेमाल से करते हैं? अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं, बहुत सारे सामान का, बहुत सारे सेवाओं को उपभोग करते हैं। सामान जैसे एक पेन पेंसिल से लेकर जो खाने पीने की चीजें, ब्रेड दूध हो गई, या सब्जियां साथी आटा हो गया। आज इंसान के पास ये मोबाइल टीवी, इनके बिना भी काम नहीं चलता। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनके इस्तेमाल करके इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो आपसे पूछेगा कि भाई इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है? बहुत सारे सामान का इस्तेमाल करके। आप दिन में
अनेक प्रकार के सामान का इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो? यस या नो करके बताओ। सामान जिसका आप यूज कर सकें, जिससे आप टच कर सकें, जिससे आप छू सकें। इसके अलावा सामान के अलावा आप बहुत सारी सेवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप क्या है, ये कोई सामान तो है नहीं, ये शिक्षा एक सेवा है। शिक्षा क्या है? एक सेवा। इसी तरह आप आने जाने के लिए बस मेट्रो का इस्तेमाल करते हो, रेल का इस्तेमाल करते हो। तो जो परिवहन है ये साथी सेवा है, ये कोई सामान नहीं है। इसी प्रकार आप जो खरीद फरोख्त करते, वाणिज्य व्यापार करते, वाणिज्य व्यापार, सामान की बिक्री इत्यादि, ये भी क्या है साथी? एक सेवा है। तो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में, मानव अपने दैनिक जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति अलग अलग प्रकार के वस्तु, सामान या अलग अलग प्रकार की सेवाओं के उपयोग के द्वारा करता है। भाई इनके द्वारा आप अपने डेली इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपने डेली जरूरतों की पूर्ति करते हैं। अब इन पर अगर सरकार आपसे टैक्स लगा दे, सरकार कहे कि भाई चलो आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, जितना मोबाइल का पैसा है आप हमको भी इसमें से पैसा दो, मोबाइल का पैसा आप हमको भी दो। देखिए थ्योरी किसी को भाती नहीं है, इसलिए थ्योरी हम लोग किस पर पढ़ाते हैं? एग्जाम पर, ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। ये जो शंखनाद बैच की ये जो क्लास है साथी, इसका एक उद्देश्य ये था कि एक बड़ा टॉपिक में समाप्त कर दूंगा, आपकी और मेरी ट्यूनिंग बन जाएगी और जनता देख लेगी पूरी दुनिया कि एग्जाम्पल कैसे किस तरीके से थ्योरी पढ़ाता है। तो आप बातचीत मत कीजिए, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आपको उत्तर देना है, तब तक आपको पढ़ाई करनी है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, यहां पर फोकस करना है आपको। तो पेन, ब्रेड, दूध, आप कोई भी सामान लेने गए उस पर आपको एक अनिवार्य, कंपलसरी, हर हाल में एक शुल्क देना होता है, एक आपको अपना योगदान देना होता है। इसी को क्या कहते हैं? टैक्स देते हैं। ये टैक्स सरकारें लगाती हैं, सरकारी प्राधिकरण लगाते हैं, सरकार या सरकार की एजेंसी लगाती है, या सरकार या सरकार की एजेंसी इसकी वसूली करती है। तो कहा गया कि माल और सेवाओं की खपत पर लगाया जाने वाला कोई भी टैक्स, जिससे हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल आप क्यों खरीदते हैं? कि भाई आप अपने परिजनों से बात कर पाए, दूर रहकर अपनी पढ़ाई कर पाए, इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाए, दुनिया से जुड़ पाए, सोशल मीडिया चला पाए। मोबाइल की मान लेता हूं जो साथी दुकान पर कॉस्ट है, जो दुकानदार ने उसकी कॉस्ट बताई है, दुकानदार की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपए है। कितने रुपए? रुपए 10,000। अब इसमें सरकार ने कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल खरीदता है तो उसको 18%, इस कॉस्ट का 18% जीएसटी देना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल या सामान खरीदने पर टैक्स। तो 10,000 का 18% कितना हो गया? ये साथी 18% जीएसटी, 18% जीएसटी। अब इसका जो एमआरपी बना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, ये 1800, ये 11,800 रुपए बना। कितना बना भैया? 11,800। 10,000 रुपए की चीज पर 18% जीएसटी। ये माल और वस्तु, जिसे साथी वस्तु और सेवा कर, माल और सेवा कर कहते हैं। कितना परसेंट? जितनी की आपकी कॉस्ट थी उसका 18%। ये जो 1800 रुपए, इन्हें दुकानदार अपने पास नहीं रखेगा, इन्हें दुकानदार सरकार को जमा कर देगा। दुकानदार किसको करेगा? सरकार को जमा। देखो सरकार को जमा किसने किया? दुकानदार के द्वारा। सरकार को जमा किसने किया? दुकानदार ने। जबकि इसका भुगतान किसने किया था? भुगतान तो ग्राहक ने किया, दुकानदार ने अपनी जेब से तो किया नहीं। भुगतान किसने किया? ग्राहक ने। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्टली इस टैक्स का भुगतान किसने किया है? डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्टली बच्चा इस टैक्स का भुगतान किसने किया है? तो कहोगे सर अप्रत्यक्ष रूप से इस टैक्स का भुगतान ग्राहक ने किया है, कस्टमर ने किया है, लेकिन सरकार के पास जमा किसने कराया? दुकानदार ने। क्योंकि जब आप सामान लेने गए थे आप तभी साथी 18% उसकी कॉस्ट में जोड़कर दुकानदार को जमा कराए थे।
और दुकानदार ने उस पैसे को किसको दे दिया? सरकार को। तो आप एक सुई से लेकर, एक माचिस की तीली से लेकर, किताब कॉपी से लेकर, पानी पीने की बोतल, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या आप कोई छोटे से बड़ा आइटम लेकर आते हैं, उन सब पर जब भी आप वो चीज खरीदते हैं सरकार वहां पर एक टैक्स लगाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब? जब आप साथी खरीदते हैं, मतलब जब उसका कंजम्पशन होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब साथी उसका कंजम्पशन या उस सामान का उपभोग किया जाता है, यह टैक्स तब लगता है। यह टैक्स फैक्ट्री में नहीं लगा था। क्या आपको पैसे फैक्ट्री में देने पड़े थे? यस या नो करके बताइए। ये जो आपने 1800 रुपए जीएसटी के दिए, ये तो आपने सामान को खरीदते समय दुकान पर भुगतान किया ना। तो इस टैक्स की एक और खासियत है कि भुगतान तो ग्राहक ही करता है, लेकिन सरकार को जमा दुकानदार करता है। तो डायरेक्टली ग्राहक सरकार को जमा ना करके अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्टली, जैसे मैंने कुछ पैसे तुम्हें दिए, तुमने किसी तीसरे को दिए, तो पैसे तो मेरे ही थे, पर मैंने डायरेक्ट जमा नहीं किए, अप्रत्यक्ष रूप से। और ये टैक्स लगता कब है? जब आप सामान खरीदते हैं, कंजम्पशन पर लगता है, सामान के उपभोग पर, उसके इस्तेमाल पर, जब साथी उसको आप खरीदते हैं। तो यहां से ये जीएसटी का कुछ कुछ आया कि जब भी भारत में आप कोई सामान खरीदने जाओगे, और केवल सामान नहीं, आप कोई सेवा का इस्तेमाल करते हैं, आपने 99 रुपए का शंखनाद कोर्स लिया, 99 रुपए पे 18% जीएसटी। कितने परसेंट? 18। मतलब 99 रुपए में लगभग 18 रुपए में किसको दे दूंगा? मैं सीधे सीधे सरकार को दे दूंगा। मैंने जीएसटी का पैसा भी तुमसे नहीं लिया, मैं जीएसटी जोड़ के लिया। इसमें से 18 रुपए में किसको दे दूंगा? मैं सरकार को दे दूंगा। आप कोई टिकट खरीदते हो रेलवे का या कोई टिकट खरीदते हो बस का, उसमें भी साथी आप पैसा किसको दे देते हो? आप सरकार को जीएसटी देते हो। तो ये सब क्या चाहती है कि जो ये टैक्स है, ये एक मुख्य अप्रत्यक्ष प्रकार का टैक्स है। किस प्रकार का टैक्स है? अप्रत्यक्ष या एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट। जब भी आप भारत में कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा को उपभोग करते हैं, तब आपको ये टैक्स देना होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? माल और सेवा कर, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला सरकारी शुल्क या सरकारी टैक्स। अब आ जाता है टैक्स की फुल फॉर्म या टैक्स की परिभाषा क्या है। इसको केवल समझना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, सरकार द्वारा व्यक्ति या संस्था, निगम का मतलब है संस्था, सरकार द्वारा व्यक्ति या संस्थाओं पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य वित्तीय योगदान या शुल्क को ही कर या टैक्स कहा जाता है। इसको लगाती कौन है? टैक्स की विशेषता क्या है? जब तुम इसे एक बार अच्छे से थ्योरी में पढ़ लोगे, तो मैं इसको बहुत कम शब्दों में वन लाइनर का पूरा फर्रा दूंगा, पूरा का पूरा वन लाइनर में याद। इसके क्विज करेंगे, लेकिन मेन चीज है आप इसे रटिए मत, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि बच्चा ज्ञान ही वो चीज है जो तुम्हें बाकियों से कुछ क्वेश्चन ज्यादा करने में मदद करेगा। तो सबके सब साथी पूरी मेहनत से बैठे रहो, क्योंकि आप केवल नॉलेज और ज्ञान के बल पर आगे निकलोगे। तो कर लगाती कौन है? कर सरकार लगाती है। किस पर लगाती है? उस केवल नागरिकों पर नहीं लगता, उस सीमा में रहने वाले व्यक्ति या संस्थाओं पर, उस देश की सीमाओं में एक अनिवार्य वित्तीय योगदान, ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही होगा, इससे आप देने से इंकार नहीं कर सकते। वित्तीय योगदान या शुल्क, इसी को क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। मैंडेटरी चार्ज और कंट्रीब्यूशन, जिसे सरकार किस पर लगाती है? व्यक्ति या निगम पर लगाती है। सरकार किस पर लगाती है? व्यक्ति या निगम पर लगाती है। और ये कैसा होता है? ये कहोगे सर अनिवार्य होता है। तो मुझे एक बात बताओ यहीं से, क्या टैक्स का भुगतान अनिवार्य है? अगर सरकार ने कोई टैक्स लगाया तो क्या उसे देना कंपलसरी है? अनिवार्य का मतलब होता है हर हाल में आपको भुगतान करना ही होगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा टॉपिक करते चलेंगे, तुमको रिवाइज कराता चलूंगा। जिसका कोर्स नहीं खुल रहा परेशान मत हो, आपकी सबके भी तो डेमो क्लास है, अभी तुम्हारी क्लास छूट थोड़ी ना गई।
वर्दी का पुकार शंखनाद सबको मिलेगा, पुराने परिवर्तन महापरिश्रम सबको मिलेगा। अभी यहां तो फोकस करो मेरे बाबू, ये अच्छी चीज है, फिर इसे नहीं पढ़ोगे। इसलिए कहता हूं जब एप्लीकेशन पर बच्चा पढ़ता है बिल्कुल शांति भाव से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा भविष्य है। तुम भविष्य बिगाड़ रहे हो आपस में बात करके। क्या करों का भुगतान अनिवार्य है? क्या आप ये कह सकते हो मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो टैक्स नहीं दूंगा? क्या आप अपनी मनमर्जी चला सकते हो टैक्स इसमें? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, अनिवार्य का मतलब ही टैक्स एक अनिवार्य वित्तीय योगदान है, देना ही होगा, आप देने से इंकार नहीं कर सकते। तो भुगतान अनिवार्य है, हाँ बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, मर्जी तो है ही नहीं, यह साथी अनिवार्य शुल्क होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो टैक्स है ये सरकारें लगाती क्यों हैं? टैक्स मतलब सरकार बिना टैक्स के काम नहीं कर सकती। जैसे आप कहोगे कि भाई तो सरकार के भी खर्चे होते हैं। ए वो तो मैंने कहा चलो आपको मैं कल को कांस्टेबल की नौकरी दूं और कहूं कि तुम ना सैलरी लेना और ना तुम्हें भ्रष्टाचार, तुम्हारे सर पर एक सीसीटीवी लगा दूंगा, ना तो तुम भ्रष्टाचार कर सकते, एक सीसीटीवी देखता रहेगा, ना तो तुम भ्रष्टाचार कर सकते और ना ही तुम्हारी सैलरी आएगी। तो क्या कौन कौन सा नौकरी के लिए तैयार होगा? अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई ना तो तुम भ्रष्टाचार कर सकते ना तुम्हें सैलरी मिलेगी, तो तुम्हें से कौन कौन कांस्टेबल बनने के लिए रेडी है? यस लिख कर बताओ, और जो रेडी नहीं है वो नो लिख के बताओ। तो ऐसे ही सरकार है, सरकार के भी साथ ही कुछ खर्चे होते हैं। कैसे? जो कर है वो सरकार की इनकम का मुख्य स्रोत है, सरकार की इनकम। अब सरकार को इनकम क्यों चाहिए? सरकार को इनकम सड़क बनाने के लिए चाहिए, परिवहन सेवाएं तुम्हारे लिए, रोडवेज तुम्हारे लिए, रेल चलाने के लिए चाहिए, स्वच्छता, ये साथी इतनी सारी जल जीवन मिशन, इतनी सारी योजनाएं आती हैं, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, इतनी सारी योजना आती है ना। उज्ज्वला योजना हो गई, पीएम किसान स्कीम हो गई, जल जीवन मिशन स्कीम हो गई, स्वच्छ भारत अभियान स्कीम हो गई, इतनी सारी कितनी सारी भारत में स्कीम चलती हैं। इनका पैसा कहां से आएगा? इतनी सारी सड़क वगैरह बनती है, इनका पैसा। इसका मतलब सरकार की आय का मुख्य स्रोत, जिसका उपयोग सरकार जनहित के लिए करती है, जनता के हित के कार्यों के लिए, जनता के हित के कार्य जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, सड़कों का, परिवहन सुविधाओं का, स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम का। इसके अलावा सरकार आपको फ्री हॉस्पिटल देती है, शिक्षा देती है, जो प्राइमरी इतने सारे स्कूल है, इतने सारे सरकारी स्कूल कॉलेज, आपके लिए पुलिस और आर्मी की व्यवस्था करती है, राष्ट्रीय रक्षा कि कोई दुश्मन देश हम पर कब्जा ना करे, इसको पैसा तो देना पड़ेगा ना, सरकार को भी तो सैलरी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार सरकार बहुत सारे सामाजिक कल्याण के काम करती है, जैसे पेंशन से लेकर सब्सिडी और आर्थिक असमानता को कम करने वाले कार्यक्रम, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, फैमिली पेंशन, कितने सारे ऐसे कार्यक्रम। इसके अलावा सरकार ये साथी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाती है। तो इन सब के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? तो सरकार की इनकम का मुख्य स्रोत है टैक्स। टैक्स सरकार की इनकम का मुख्य स्रोत है। टैक्स का भुगतान क्या होता है? अनिवार्य, क्योंकि अगर आप अनिवार्य करों का भुगतान नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना या फिर साथी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आपको जेल आदि भी हो सकती है, आपको जेल आदि भी हो सकती है। तब यहीं पर मुझे बता के चलिए, इनमें से कौन सा टैक्स का मुख्य उद्देश्य नहीं है? सोचकर बताइए, इनमें से कौन सा कर या टैक्स का मुख्य उद्देश्य नहीं है? कहोगे सर नेता अपनी जेब भी तो भरते हैं, तो वो जनता के हित का जो पैसा होता है उसी में से हेर फेर कर लेते हैं। 80% तक टेंडर का पैसा खाया जाता है इस देश में, 80% तक, कहीं तो 90% तक टकार जाते हैं। पर चलिए, इनमें से कौन सा टैक्सेस का मुख्य उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा मांग ले से टैक्सेस का मुख्य उद्देश्य भी आप देखोगे कि टैक्स से सरकार को कितना सारा पैसा आता है। स्कूल और अस्पतालों की फंडिंग, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
सशस्त्र बलों को पेमेंट करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, ये सारी की सारी, व्यक्तिगत छुट्टियों के लिए धन जुटाना, व्यक्तिगत छुट्टियों के लिए धन जुटाना ये टैक्स का मुख्य उद्देश्य नहीं होता। व्यक्तिगत छुट्टियों के लिए धन जुटाना ये टैक्स का उद्देश्य नहीं हो सकता। अब साथ ही एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक क्या चाहता है क्वेश्चन कि भारत में क्या सरकारें अपनी मर्जी से टैक्स लगा सकती हैं? जब सरकार का मन किया, आज मोदी जी शाम को लाइव आए और मोदी जी ने कह दिया, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से आप जो भी खाओगे, आप जो भी पियोगे, आप जो भी सांस पे टैक्स लगाऊंगा, इतना भी वो नहीं, तो आपको हर पर 5-5 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो बात 5 रुपए की नहीं है, बात जब भी सरकार टैक्स आदि लगाती है, जनता की जेब पर बोझ पड़ता है, तो जनता ज्यादा टैक्स की वजह से विद्रोह भी कर देती है। आपने देखा होगा, रोज निर्मला सीतारमण जी को लोग सुनाते थे कि भाई ऐसी भारत की प्रणाली, ऐसी भारत की प्रणाली। तो एक क्वेश्चन मुझसे यस नो में बताइए कि क्या भारत में आप अपनी मर्जी से सरकारें टैक्स लगा सकती हैं? कहोगे सर नो, बिल्कुल नहीं, सरकारें अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती हैं। भारत में टैक्स लगाने का एक संवैधानिक प्रावधान है। टैक्स लगाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सरकार को शक्ति कहां से मिलती है, सरकार को शक्ति कहां से मिलती है बताओ? कहोगे भैया सरकार को जो शक्ति मिलती है वो संविधान से मिलती है, और संविधान का अनुच्छेद 265 है। कौन सा अनुच्छेद? 265। अनुच्छेद 265 कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स, कोई भी कर नहीं लगाए जा सकते। मतलब जब तक कानून ना बनाए, अगर केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है तो संसद से कानून बनाए, राज्य सरकार टैक्स लगाना चाहती है तो राज्य विधानमंडल से कानून बनवाए। जब तक कि कानून नहीं बनेगा तब तक आप टैक्स नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपका मन कर रहा है कि जितनी भी भारत में शादियां होंगी, उन शादियों पर सब पर 1 लाख रुपए का टैक्स लगाया जाए, तो इसके लिए आपको एक शादी के लिए टैक्स लाना पड़ेगा, आपको एक कानून बनाना पड़ेगा, राइट टू इम्पोज टैक्स ऑन मैरिज, कि या कुंवारों के ऊपर कि जो शादी नहीं करें, तो मैं भी फंस जाऊंगा। नहीं, सुनिए, यह मतलब, तो इस पे क्या लगा, इस पर टैक्स लग गया। बोले गुरु जी कुंवारों पर टैक्स लगवाओ, तो मैं तो कुछ कमा नहीं रहा और वैसे ही वो चला जाएगा। अगर कुंवारों पर टैक्स लग जाए तो तुम जितने मेरे एग्जामपुर के बच्चे कुंवारे हो, तुम सबके सब झोलियां भर दोगे सरकार की। तो आपको कोई भी टैक्स लगाना है, उसके लिए आपको साथी कानून का निर्माण करना पड़ेगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 265 कहता है कि कानून के अधिकार के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही साथी कोई टैक्स वसूला जाएगा। कानून के प्राधिकार के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कोई टैक्स वसूला जाएगा, जब तक कि कानून ऐसा करने की इजाजत ना दे। अब जैसे आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या सरकारें अपनी मनमर्जी से टैक्स लगा सकती हैं जब उनका मन किया? जैसे नोटबंदी, क्या सरकारें नोटबंदी के जैसे टैक्स भी मनमर्जी से लगा सकती हैं? टैक्स भी मनमर्जी से लगा सकती हैं? टैक्स भी मनमर्जी से, बताइए, बहुत सोच समझ कर उत्तर देना है। हाँ, सरकार के पास ऐसी भी शक्तियां हैं? नहीं, टैक्स केवल कानून के अधिकार से लगाए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन केवल आपातकाल के दौरान, केवल स्थानीय निकायों की अनुमति से। तो अनुच्छेद 265 साफ कहता है कि कोई भी टैक्स कानून के प्राधिकार के बिना ना तो लगाया जाएगा ना ही वसूला जाएगा। तो सरकारें अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकती। उनको टैक्स लगाने के लिए क्या लाना होगा? सरकारों को टैक्स लगाने के लिए क्या लाना होगा? सरकारों को टैक्स लगाने के लिए क्या करना होगा? सरकारों को साथ ही याद रखेगा, टैक्स लगाने के लिए अच्छे से याद रखेगा, कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। पूछा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा? मतलब जब तक कानून इजाजत ना दे, ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही मेरे बच्चे कोई टैक्स वसूला जाएगा।
ये बच्चा हमारा एक बार एक आपको आइडिया दे रहा हूं अभी कि टैक्सेस क्या होते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है। और आपको ये भी अभी समझ में आएगा कि देखो जो टैक्स होते हैं वो सरकार के लिए कहां पर है भाई, वो सरकार के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस जो है वो सरकार के लिए, अरे कहां पर है वो, तो यहां पर बच्चा इसमें ध्यान दीजिएगा सबके सब। तो आपको यहां पर यह भी पूछेगा कि भाई जो टैक्स है इनमें से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आप बिना, आप साथी, बिल्कुल विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर अधिरोपित किया जाएगा और न ही साथी उसका संग्रह किया जाएगा। अब जैसे आपके सामने तो अनुच्छेद 265, संविधान का अनुच्छेद 265, यह टैक्स लगाने पर सरकार की मनमर्जी पर रोक लगाता है। सरकार की मनमर्जी पर साथी क्या लगाता है और रोक लगाता है। अब यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि सरकार की इनकम में टैक्स का कितना योगदान है। उत्तर प्रदेश सरकार की टैक्स से आय, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वयं के टैक्स से आय, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वयं के टैक्स से इनकम, उत्तर प्रदेश सरकार की स्वयं के टैक्स से आय या इनकम कितनी है, स्वयं के टैक्स से इनकम ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ध्यान देना। तो देखिए टैक्स भारत में कितने लेवल की सरकारें होती हैं, दो लेवल की, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो कुछ ऐसी चीजें जिन पर केवल केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, कुछ ऐसी चीजें जिन पर दोनों, मतलब जिन पर केवल राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। और जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिस पर केंद्र भी टैक्स लगा सकता है और साथ ही राज्य भी टैक्स लगा सकता है। तो कुछ ऐसी, जैसे इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा, क्या कभी आपने देखा है कि राज्य सरकार इनकम टैक्स लगाती है? मुझे बताइए, क्या राज्य सरकार आपकी इनकम पर टैक्स लगा सकती है? यस या नो करके बताइए, क्या राज्य सरकार आपकी इनकम पर टैक्स लगा सकती है? आप कहोगे सर कुछ टैक्स के ऐसे विषय हैं जो केवल केंद्र सरकार को दिए गए। केंद्र सरकार इनकम पर टैक्स लगा सकती है, एक्साइज लगा सकती है, कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, ये साथ ही कंपनियों पर टैक्स लगा सकती है। वही राज्य सरकार जमीन पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। और जीएसटी एक ऐसी चीज है जिस पर केंद्र भी टैक्स लगा सकता है और राज्य भी टैक्स लगा सकते हैं। अब अपने उत्तर प्रदेश में देखिए स्वयं के कर राजस्व का, उत्तर प्रदेश के ये मैंने टॉप 4 रखे हैं। ये सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? उत्तर प्रदेश सरकार को बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा कहां से आता है? जो राज्य जीएसटी है, उत्तर प्रदेश में जो राज्य जीएसटी है, सबसे ज्यादा पैसा राज्य जीएसटी से आता है। कितना? 1,30,425 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए ये साथी किससे आते हैं? 1,30,425 करोड़ रुपए राज्य जीएसटी। सेकंड सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? लगभग 63,000 करोड़ रुपए ये राज्य के उत्पाद शुल्क से आता है। उत्पाद मतलब जो शराब आदि पर जो टैक्स लगता है। तो शराबियों के ऊपर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने की अहम जिम्मेदारी है। एक शराबी खुद अपने पैरों पर लड़खड़ाता रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाल रखा है देख लीजिए। सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश को जो पैसा प्राप्त होता है वो शराब के ठेकों से प्राप्त होता है। तीसरा वेट, बिक्री कर या वेट, ये साथी केवल पेट्रोल वाला जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोल उत्पाद, पेट्रोल डीजल आदि जो है। तीसरा पैसा शराब से, सोचो शराब से पेट्रोल से भी ज्यादा पैसा आता है, 45,300 करोड़ रुपए। और चौथा आ जाता है ये जो स्टाम्प शुल्क होता है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी आदि पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, पंजीकरण शुल्क लगता है। तो चौथा जो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है वो किससे होता है? आप कहोगे भैया स्टाम्प से। तो उत्तर प्रदेश सरकार की इनकम के टॉप 4 स्रोत बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की इनकम के टॉप 4 स्रोत बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार की इनकम के
जो साथी उत्तर प्रदेश को पैसा प्राप्त होता है वो इनमें से सबसे ज्यादा किससे होता है? उत्तर प्रदेश को जो पैसा प्राप्त होता है वो साथी सबसे ज्यादा किससे होता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है वो सबसे ज्यादा, चार बताइए, चार याद करते चलना है मेरे साथ भैया। सबसे ज्यादा राज्य जीएसटी से। सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? कहोगे सर राज्य जीएसटी से। सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? राज्य जीएसटी से। सेकंड नंबर पर एक्साइज, बोलते चलो। सबसे पहले राज्य जीएसटी, दूसरा एक्साइज, तीसरा वेट पेट्रोल डीजल पर, और चौथा स्टाम्प। पहला राज्य जीएसटी। सबके सब 1 2 3 करके लिख दो, यही रेपटे धर दूंगा खोपड़ी में। अभी फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाएगी आपातकालीन स्थिति में। मुझे जब मैं कोई चीज बोलूं तो मुझे कमेंट में लिख के बताया करो, कमेंट में लिखकर। सबसे ज्यादा राज्य जीएसटी, दूसरे नंबर पर एक्साइज, तीसरे नंबर पर वेट, तीसरे नंबर पर वेट, और चौथे पर स्टाम्प, चौथे पर स्टाम्प। चलो ऐसे ही अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, भाई इनकम तो केंद्र सरकार को भी चाहिए ना, मोदी जी को भी तो पैसा चाहिए, वो भी तो तभी योजनाएं चालू कर पाएंगे। तो संघ को पैसा कहां से आता है? संघ को पैसा, आपका कोई साथियों जो भी शंखनाद से नहीं जुड़ा है, कह देना इतनी धाकड़ क्लास चल रही है, क्लास में याद, क्लास में सब कुछ याद। तो देखो उधारी 24% तो खर्चा उधार लेना पड़ता, उधारी हटा दो। सबसे ज्यादा जो संघ है, मतलब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? इनकम टैक्स, आयकर से। उसकी कमाई का 100 में से 22 रुपए, 22% इनकम टैक्स से। और देखिए जीएसटी से, केंद्र सरकार को जीएसटी से कितना पैसा आता है? 18%। केंद्र सरकार को जीएसटी से कितना पैसा आता है? 18%। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स से कितना पैसा आता है बताइए? 22%। केंद्र सरकार को जीएसटी से कितना पैसा आता है? केंद्र सरकार को बच्चा जीएसटी से कितना पैसा आता है? कहोगे सर केंद्र सरकार को जीएसटी से 18%। तो देख रहे हो सरकार की कमाई में जीएसटी का कितना अहम योगदान है, सरकार की कमाई में जीएसटी का कितना अहम योगदान है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक साथी किसी को कोई परेशानी, यहां तक किसी को कोई परेशानी, सबके सब बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलिए अब आ जाते हैं, जब हम साथी टैक्स की बात करते हैं कि बिना कानून के प्राधिकार के ना तो कोई टैक्स वसूला जाएगा और ना ही साथी कोई टैक्स लगाया जाएगा। उसका अगला आ जाता है टैक्स का प्रकार। तो देखिए टैक्स के दो प्रकार से प्रकार करते हैं। एक होता है टैक्स की रेट के हिसाब से, टैक्स की दर कितनी है, प्रति 100 पर कितना टैक्स लगाया जाता है। और दूसरा कर किस पर तो लगाया गया है, कर अधिरोपित किस पर हुआ है, और कर को जमा किसने किया है, भुगतान किसने किया है। तो कर की दर के आधार पर 3 प्रकार के कर होते हैं, प्रगतिशील, प्रतिगामी और समानुपातिक। प्रगतिशील, प्रतिगामी, समानुपातिक। जबकि कर किस पर लगाया गया और भुगतान किसने किया, उसके आधार पर 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स और साथी इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबसे पहले ये बताइए आपके अनुसार डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स को समझिए, क्योंकि बच्चा तभी हम लोग जीएसटी पर आएंगे, थोड़ा सा बस समय दे दीजिए, एक एक चीज, फिर उसके अंदर की जितनी चीजें हैं उनको पढ़ते चलेंगे। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, आज साथी ये जीएसटी टॉपिक है जीके का, कल सुबह 8 बजे विपुल सर का मैथ, तो मैथ की टेंशन मत लेना, आपको गणित का जादूगर दे दिया, जादूगर, ऐसे डमरू सा बचा के शंखनाद कर देंगे। कैसे? ऐसे, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो क्या हुआ भैया कि जिस व्यक्ति और संस्था पर यह टैक्स लगाया जाता है, जिस व्यक्ति
या संस्था पर यह टैक्स लगता है, वही व्यक्ति या संस्था सरकार को भुगतान करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टैक्स जिस पर लगेगा, टैक्स जिस पर लगा है, जिस पर लगा है, और जो भुगतान कर रहा है वो एक ही व्यक्ति है। और जो भुगतान कर रहा है, जो सरकार को पेमेंट कर रहा है, वो साथी एक ही है, एक ही व्यक्ति या संस्था है, वो एक ही व्यक्ति या संस्था है। मतलब जो टैक्स का भुगतान कर रहा है या टैक्स जिस पर लगा है, वो दोनों सेम टू सेम है या नहीं है, बताइए। तो इसी को डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी इनकम, आयकर की बात कर लेते हैं। भाई इनकम आपकी है, जैसे मैंने इनकम की तो मुझे ही साथी मेरी इनकम पर यह टैक्स सरकार को जमा कराना पड़ेगा, मुझे ही ये टैक्स सरकार